जानवी अपनी माँ के साथ दिल्ली शहर में रहती थी और डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। जानवी की माँ एक शिक्षिका थी जो जानवी का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती थी। माँ के रहते हुए जानवी को कभी किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई। जानवी के पिता उदयपुर में ही रहते थे और ये बात जानवी को पता थी, लेकिन जानवी ने अपनी माँ से कभी कोई सवाल नहीं किया कि वो क्यों कभी उदयपुर नहीं गए या उसके पिता भूपेंद्र सिंह राजपूत कभी उनसे मिलने क्यों नहीं आए। प्रिया दुबे, जानवी की सबसे अच्छी मित्र, बेस्ट फ्रेंड, जो जानवी के साथ ही पढ़ती थी, कॉलेज भी साथ ही जाया करती थी। प्रिया के पापा कॉलेज के प्रिंसिपल और सीनियर डॉक्टर थे। एक दिन जानवी की माँ को कोर्ट से नोटिस आया और पहले भी जानवी की माँ को कोर्ट से नोटिस आते रहते थे, लेकिन कभी भी जानवी ने सवाल नहीं किया। वो चाहती थी कि उसकी माँ खुद उसे सब बताए। हर बार जानवी की माँ सिर्फ 2 दिनों के लिए ही जाती थी, पर इस बार उन्हें 3 महीने के लिए जाना था। जानवी की माँ बहुत परेशान थी क्योंकि जानवी का इम्तिहान 1 महीने बाद था और वो कभी जानवी को इतने दिनों के लिए अकेले छोड़कर नहीं गई थी। वो अपनी बालकनी में बैठकर सोच रही थी। इतने में जानवी कॉलेज से घर आई, साथ में प्रिया भी थी। प्रिया एक बहुत चुलबुली लड़की थी और जानवी एकदम शांत। प्रिया, आंटी आंटी। तभी जानवी की माँ बालकनी से अंदर हॉल में आ गईं और बोली। जानवी की माँ, हाँ बेटा बोलिए, क्या खाना है आप दोनों को? हम अभी बनाकर लाते हैं। प्रिया, नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं खाना, भूख नहीं है। सुनकर जानवी की माँ वहीं सोफे पर बैठ गईं। उतने में प्रिया की नजर जानवी की माँ पर गई, जो उदास बैठी थी। प्रिया, आंटी आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ बात है क्या? जानवी की माँ, बेटा वो हमें 3 महीनों के लिए उदयपुर जाना था कुछ काम से, इसलिए जानवी को अकेले छोड़कर कैसे जाएं? प्रिया, बस इतनी सी बात। जानवी मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी और बस अब आप सोचना बंद कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जानवी की माँ, पर बेटा आपके साथ कैसे? आपके परिवार वाले क्या बोलेंगे? प्रिया, कुछ नहीं बोलेंगे। जानवी तो वैसे भी पापा को बहुत पसंद है, पापा की सबसे अच्छी स्टूडेंट जो है। जानवी, हाँ लेकिन हम तुम्हारे घर कैसे जाएंगे? प्रिया, माँ हम अकेले रह लेंगे, आप परेशान मत होइए। जानवी की माँ, लेकिन बेटा आजकल समय ठीक नहीं है और आप कभी अकेले इतने दिन नहीं रही हैं। प्रिया, आंटी मैं कह रही हूँ ना, आप आराम से जाइए और अपना काम करके आराम से आइए। जानवी मेरे साथ अच्छे से रहेगी और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी। प्रिया, थोड़े मजाकिया तरीके से, और जानवी जी अब चुपचाप कपड़े पैक कर लीजिए और चलिए हमारे साथ, थोड़ा हमें भी अपनी खातिरदारी का मौका दीजिए। जानवी की माँ, फिर तो ये अच्छा हो गया, हमारी परेशानी थोड़ी कम हो गई। जानवी, आपको कब जाना है माँ? जानवी की माँ, कल ही जाना है। प्रिया, फिर जानवी तुम आज ही कपड़े पैक कर लो और चलो मेरे साथ। जानवी की माँ, चलो कपड़े हम पैक कर देते हैं, आप दोनों बैठिए, हम बस 2 मिनट में आए। प्रिया, ठीक है आंटी। 2 मिनट बाद जानवी की माँ 2 बैग पैक करके बाहर लाई। प्रिया, एक काम करते हैं, मैं स्कूटी से आगे जाती हूँ और ऑटो रिक्शा में तुम सामान लेकर मेरे पीछे आना। जानवी, ठीक है। फिर सब नीचे गए और जानवी की माँ ने जानवी को ऑटो में बैठा दिया। जानवी ने माँ के पैर छुए और माँ से अलविदा कहते हुए ऑटो में बैठ गई। जानवी बहुत परेशान लग रही थी। उतने में जानवी और प्रिया घर पहुँचे और ऑटो वालों को पैसे देकर दोनों घर के अंदर पहुँच गए। प्रिया अपने घर में सबकी लाडली थी। प्रिया, माँ पापा दादू दादी कहाँ हो आप लोग? सब दौड़कर बाहर आए और पूछने लगे, क्या हुआ प्रिया? उतने में प्रिया हंसने लगी और बोली, देखो जानवी, ये मेरा प्यारा परिवार, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जानवी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। प्रिया, आओ जानवी, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाती हूँ, ये मेरी मम्मी कविता दुबे। जानवी धीमी आवाज में, नमस्ते आंटी। प्रिया, और इनसे मिलो, मेरे दादू आयुष्मान दुबे और दादी अंजना दुबे। जानवी मुस्कुराते हुए, नमस्ते दादी और दादू। प्रिया, और इनसे मिलवाने की जरूरत है क्या? जानवी मुस्कुराते हुए, नहीं हमारे सर मिस्टर वेदांत दुबे। वेदांत, प्रिया के पापा। वेलकम जानवी, पर तुम यहाँ पोबी बैग के साथ? प्रिया, हाँ पापा, जानवी हमारे साथ 3 महीने रहेगी। प्रिया ने सारी बात अपने पूरे परिवार से बताई। तो पापा, जानवी यहाँ हमारे साथ रह सकती है ना? वेदांत, हाँ बिल्कुल, और सब ध्यान रखना कि जानवी को कोई दिक्कत ना हो।
प्रिया और जानवी सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में गई। प्रिया, जानवी तुम आराम कर लो, मैं थोड़ा नीचे से आती हूँ। जानवी, ठीक है। शाम हो गई थी। जानवी उठी और टाइम देखा और जल्दी से फ्रेश हो गई। प्रिया का कमरा ऊपर था। फ्रेश होकर जानवी नीचे आई तो देखा कि बहुत सारी तैयारी चल रही थी, साफ सफाई हो रही थी और अच्छे खाने बनाए जा रहे थे। जानवी, आंटी कोई आने वाला है क्या? कविता, प्रिया की मम्मी, हाँ बेटा, सौरभ आ रहा है। इतना कहकर कविता किचन में चली गई। इतने में जानवी की नजर दादू और दादी पर गई, जो लड़ाई कर रहे थे कि कौन सी मिठाई सौरभ को पसंद है। जानवी उनके पास गई और बोली, दादू दादी, आप लड़ाई क्यों कर रहे हो? आप एक काम करो, दोनों मिठाई मिलाकर ले लो। दोनों ने जानवी की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोले, हाँ ये सही रहेगा। जानवी, लेकिन ये सौरभ है कौन? उतने में पीछे से प्रिया आई और जानवी को पीछे से पकड़ते हुए कहा, भैया हैं वो हमारे, उनका नाम सौरभ दुबे है। डॉक्टर हैं वो, मुंबई के बेस्ट हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं। और जानवी, वो रैंक 1 पर आ रहे हैं। पापा को उन पे गर्व है। जानवी इतनी तारीफ सुनकर सौरभ के बारे में और जानना चाहती थी। वो भी सौरभ के आने का इंतजार करने लगी। सब नीचे हॉल में बैठकर सौरभ का इंतजार कर रहे थे। वेदांत और कविता आरती की थाल लेकर बैठे थे। दादू दादी उस वक्त भी लड़ाई कर रहे थे और जानवी प्रिया खुद में बातें कर रही थी। उतने में हॉर्न बजा और वेदांत दौड़कर गया, लेकिन वो सौरभ की गाड़ी का हॉर्न नहीं था। वेदांत उदास होकर वापस आकर बैठ गया। 2 घंटे इंतजार करने के बाद वेदांत ने कविता से फोन करने को कहा। कविता फोन ट्राई की, लेकिन सौरभ का फोन बंद जा रहा था। देखते देखते रात के 10 बज गए। 7 बजे आने वाला सौरभ अभी तक घर नहीं आया था और उसका फोन भी बंद बता रहा था। घर वाले बहुत परेशान और चिंतित दिखाई दे रहे थे। उतने में जानवी, आंटी मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कविता, मैं बना दूं बेटा? जानवी, नहीं आंटी मैं बनाती हूँ। इतना कहकर जानवी किचन की तरफ चली गई। उतने में फिर हॉर्न की आवाज आई और वेदांत फिर दौड़कर गेट के पास गया और इस बार सौरभ की ही कार थी। वेदांत ने कविता को आवाज लगाई। वेदांत पास गया और इस बार सौरभ की ही कार थी। वेदांत ने कविता को आवाज लगाई। वेदांत, कविता जल्दी आओ, सौरभ आ गया है। माँ पापा आइए जल्दी, सौरभ आ गया है। प्रिया जल्दी आओ बेटा। कविता, हाँ जी आ रही हूँ। दादी दादू, हाँ हाँ बेटा आ गया। प्रिया, पापा वो घर ही आएगा, आप भी ना। वेदांत, सौरभ इतना लेट कैसे हुए तुम? सौरभ कार से निकलकर गेट के पास आया और बोला, सौरभ, माँ देखो पापा हिटलर बनना शुरू हो गए। अभी मैं अंदर भी नहीं आया हूँ। पापा। दादू, हाँ नालायक, डांट मत मेरे पोते को। फिर सब हंसने लगे और आरती करके सब अंदर आ गए। सब सोफे पर बैठ गए। सौरभ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर सौरभ ऊपर चला गया। सौरभ का कमरा भी ऊपर ही था। इधर जानवी चाय बनाकर लाई तो देखा कि सब बहुत खुश हैं, जैसे कि सौरभ आ गया हो। उसने चाय का ट्रे सामने पड़े टेबल पर रख दिया। वो भी सौरभ को देखना चाहती थी। उसकी तारीफ सुनकर वो बहुत इम्प्रेस थी। सबने चाय के कप अपने हाथों में लिए। उतने में सौरभ नीचे आया और जानवी के ठीक सामने बैठ गया। जानवी उसको देखते रह गई। वो सच में बहुत स्मार्ट और खूबसूरत था। खूबसूरत उलझे बाल, गेहुआ गोरा रंग, हाथ पे एक सुंदर सी घड़ी और उसकी नसीली आंखें। उसने सफेद रंग का शर्ट और ब्लैक रंग का ट्राउजर, उस पे ब्लैक रंग का लूज जैकेट पहन रखा था, जो उस पे बहुत जच रहा था। फिर जानवी ने भी अपनी चाय की कप टेबल से उठाकर हाथों में ले लिया। सब बातों में बहुत व्यस्त थे। सौरभ का ध्यान अब तक जानवी की तरफ नहीं गया था। उतने में प्रिया, भाई आप मेरे लिए क्या लाए हैं? सौरभ ने प्रिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ नौटंकी बाज, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। जानवी वहीं बैठी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। फिर सौरभ की नजर उस मुस्कुराते हुए चेहरे पर गई और उसने पूछा, सौरभ, प्रिया ये लड़की? प्रिया, हाँ ये मेरी सबसे अच्छी मित्र जानवी है, जो हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहेगी। उसके बाद सौरभ ने मुस्कुराकर जानवी से हाय हेलो किया और उसके बाद उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। उसने देखा कि रात के 11 बज गए थे। फिर उसने माँ से पूछा, माँ डिनर रेडी है? कविता, हाँ बेटा, तेरा सबसे पसंदीदा नाश्ता बनाया है। सौरभ, वाह,
कविता, चलिए सब जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये कहकर कविता किचन की तरफ चली गई और सब वहाँ से उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जानवी कविता की मदद के लिए किचन की तरफ गई। जानवी, लाइए आंटी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। कविता, नहीं बेटा, तुम जाकर सबके साथ बैठो, मैं सब लेकर आती हूँ। जानवी ने फिर कविता से मदद करने की जिद की तो कविता मान गई। कविता और जानवी खाना लेकर टेबल के पास पहुँचे और खाना टेबल पर रख दिया। फिर कविता ने जानवी से कहा, बेटा तुम भी खाने के लिए बैठ जाओ। कविता के कहने पर जानवी भी खाने के लिए बैठ जाती है। फिर कविता सबके प्लेट में खाने को परोसती है। सौरभ जब प्लेट में सजे खाने की तरफ देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि प्लेट में आलू मटर और गोभी की सब्जी, पराठे, गाजर का हलवा और साथ में घर की बनी गुलाब जामुन थी। सब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। दादू दादी और कविता वेदांत का कमरा नीचे है और प्रिया, सौरभ और गेस्ट रूम ऊपर है। कविता का सबसे अंतिम काम ये रहता था कि वो हर रूम में याद से जग में पानी रखती थी। उस दिन इतने काम करके कविता बहुत थकी हुई दिखाई दे रही थी। जानवी की नजर कविता पर गई और उसने कविता से कहा कि आंटी, आप जाकर आराम कर लीजिए, हम पानी रख देते हैं। कविता, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, सो जाओ, मैं रख दूंगी। जानवी, प्लीज आंटी आप जाइए, आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कविता जानवी की बात मान लेती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। जानवी सबसे पहले दादी दादू के कमरे में पानी रखती है, फिर कविता और वेदांत के कमरे में, फिर सौरभ के कमरे के बाहर जाकर दरवाजे को खटखटाती है। तभी अंदर से आवाज आती है, कौन? जानवी, जी हम जानवी, पानी रखने आए हैं। सौरभ, हाँ आओ रख दो। जानवी अंदर जाकर देखती है तो सारा कमरा बिखरा पड़ा होता है। सौरभ, वो मैं बैग में कपड़े ढूंढ रहा था और मुझे मिल नहीं रहे, इसी वजह से रूम का ये हालत हो गया। जानवी ये सुनकर मुस्कुराने लगी और पानी टेबल पर रख दिया और बोली, लाइए मैं सब सही कर देती हूँ। ये कहकर जानवी कपड़े उठाकर अच्छे से रखने लगी। सौरभ, अरे रहने दो, माँ सुबह सब सही कर देगी। जानवी, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। आंटी वैसे भी इतना काम करके बहुत थक जाती हैं, यही बहाने उनकी मदद भी हो जाएगी। सौरभ मुस्कुराने लगा और जानवी को धन्यवाद बोला और उसने जानवी से पूछा, क्या कर रही हो अभी? जानवी ने कहा, हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये मेरी माँ का सपना है कि हम डॉक्टर बने और हम उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। बस 1 महीने बाद हमारा एग्जाम है और उसके बाद सर ने, मतलब आपके पापा ने हमें अपने साथ ट्रेनिंग के लिए कहा है। सौरभ, वह मिस जानवी फुल प्लान के साथ हैं आप तो। ये सुनकर जानवी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि सौरभ भी एक सीनियर डॉक्टर है। इसी कारण सौरभ जानवी से कहता है कि अगर एग्जाम के लिए स्टडी में कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, नहीं तो तुम्हारे सर तो हैं ही, मिस्टर वेदांत दुबे जी। और मुस्कुराने लगता है। जानवी भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। देखते देखते 1 महीना बीतने वाला था। जानवी और प्रिया का एग्जाम परीक्षा नजदीक आ गया था। दोनों बहुत जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी में जुटी हुई थीं, लेकिन उनमें भी जानवी कविता की मदद और दादी दादू से बातें भी किया करती थी, क्योंकि जानवी एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसीलिए उसकी तैयारी पहले से ही बहुत अच्छी थी। जब भी उसको टाइम मिलता था वो अकेले बैठकर रिवीजन किया करती थी। सौरभ और जानवी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों अकेले बैठकर भी बातें किया करते थे और जानवी तो सौरभ के साथ बातें करने का बहाना ढूंढती रहती थी। जानवी सौरभ को मन ही मन चाहने लगी थी। सौरभ और जानवी एक साथ बैठे हुए थे। तभी सौरभ जानवी से पूछता है कि क्या तुम उस छात्र नेता को जानती हो? जानवी, वैसे तो नहीं, बस इतना जानती हूँ कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। टॉप किया था उसने कॉलेज में और उसको बहुत सारे हॉस्पिटल में बुलाया गया था। वो कहीं नहीं गया क्योंकि उसके पापा के पास बहुत पैसा है और उसका कहना है कि उसको कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सौरभ, उसका नाम क्या है? जानवी, उसका नाम हमें नहीं पता, पर उसके पापा का नाम विक्रम सिंह रघुवंशी है। उन्हें लगभग सारे लोग जानते होंगे क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत मशहूर भी हैं। ये सुनकर सौरभ सोच में पड़ गया। जानवी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। सौरभ, नहीं कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम्हारे जैसी अच्छी दोस्त मुझे कहाँ से मिल गई। जानवी ये सुनकर मुस्कुरा उठी।
मुस्कुराते देख सौरभ फिर बोला, चलो तुम दोनों के एग्जाम के बाद मेरे तरफ से ट्रीट और एक सरप्राइज भी। मुझे यकीन है कि वो सरप्राइज देखकर तुम खुश हो जाओगी। प्रिया तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। जानवी की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी सौरभ से कि वो जानवी को अपने परिवार का सदस्य मानने लगा था। जानवी सरप्राइज की बात सुनकर सोचने लगी और सौरभ ये कहकर वहाँ से चला गया। जानवी के दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी। उसने ये तक सोच लिया कि शायद सौरभ उसे प्रपोज करे, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि प्रिया भी बहुत खुश हो जाएगी और प्रिया को जानवी बहुत पसंद थी। सौरभ और जानवी की नजदीकियां देखकर प्रिया भी बहुत खुश थी और चाहती थी कि दोनों एक दूसरे के साथ रहें और शादी कर लें। जानवी ट्रीट और सरप्राइज वाली बात जानकर प्रिया को बताने गई। प्रिया ने भी वही सोचा जो जानवी सोच रही थी। कुछ दिनों बाद कुछ दिन बीत गए और जानवी और प्रिया का एग्जाम का आज आखिरी दिन था। दोनों एग्जाम देने गईं और दोनों का एग्जाम बहुत अच्छा गया था। दोनों बहुत खुश थीं। दोनों खुशी खुशी घर आईं। दोनों को खुश देखकर घर पर सब समझ गए थे कि दोनों की परीक्षा बहुत अच्छी गई है। जानवी भी एग्जाम की टेंशन से मुक्त हो गई थी और अब वो सौरभ की बातें जो उसने सरप्राइज बोला था उसके बारे में सोच रही थी। उसकी नजरें अब सौरभ के आने का इंतजार कर रही थीं। उतने में दादी ने जानवी को आवाज लगाई। जानवी दादी की आवाज सुनकर दादी के पास चली गई। दादी ने जानवी से, जानवी क्या तुम मेरे बाल बना दोगी? मेरे हाथों में दर्द है। जानवी, जी हाँ दादी बिल्कुल। जानवी बैठकर दादी के बालों को संवारने लगी। उतने में जानवी की नजर सौरभ पे गई जो बाहर से आ रहा था। सौरभ को देखकर जानवी बहुत खुश हो गई और उसके चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल आ गई थी। सौरभ अंदर आया और जानवी को देखकर मुस्कुराया। जानवी भी उसी को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। सौरभ ऊपर गया और प्रिया को रेडी होने को बोला और बोला कि जानवी को भी बोलना रेडी हो जाने को। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश हो गई और उसके दिमाग में वही बातें आईं और वो सोच सोचकर मुस्कुरा रही थी और नीचे जानवी के पास आई। जानवी, दादी हो गया, बन गए आपके बाल। दादी, खुश रहो बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। जानवी मुस्कुराते हुए वहाँ से प्रिया के साथ चली गई। प्रिया मजाकिया तरीके से, मैडम जानवी जाइए और तैयार हो जाइए, आपके सौरभ जी ने कहा है। जानवी, बस करो तुम भी ना, एकदम पागल हो। ये कहकर जानवी शर्मा गई और दोनों तैयार होने अपने कमरे में चली गईं। जानवी प्रिया से, क्या पहनूं बताओ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रिया, अरे कुछ भी पहन लो, अच्छी ही लगोगी। और उसने पसंद कर लिया है, अब क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पहन लो, उसको तो अच्छी ही लगोगी ना। जानवी, तुमसे तो पूछ नहीं बेकार है। प्रिया, तो क्या सौरभ भाई को बुला दूं? जानवी, जी नहीं, आप बस तैयार हो जाइए। उसके बाद दोनों तैयार होने लगी। सौरभ नीचे आया और माँ को बुलाया। माँ, कविता, हाँ बेटा, ये कहकर किचन से बाहर आई। सौरभ, माँ हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, खाना मत बनाइएगा। कविता, हम कौन? सौरभ, मैं, प्रिया और जानवी। कविता, हाँ जाओ, अच्छा है, उन दोनों का एग्जाम खत्म हुआ है तो थोड़ा घूम भी लेंगी। ये कहकर कविता वहाँ से वेदांत के पास चली गई जो अकेला बैठा हुआ कुछ कर रहा था। उतने में जानवी और प्रिया ऊपर से रेडी होकर आईं। प्रिया ने जीन्स टॉप और जानवी ने सफेद रंग का सलवार और लाल रंग के दुपट्टे और चूड़ीदार के साथ मैचिंग कर रखी थी, जिसमें दोनों बहुत अच्छी दिख रही थीं। सौरभ ने जानवी को देखकर बोला, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जानवी ने भी सौरभ से कहा, आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। ये सुनकर सौरभ मुस्कुराया और बोला, तो चलो चलते हैं हम लोग। ये कहकर सौरभ कार निकालने चला गया और जानवी प्रिया भी पीछे से गईं। बाहर जाते ही प्रिया ने जानवी को सौरभ के साथ आगे वाली सीट पर बैठने को कहा और खुद पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। तीनों रेस्टोरेंट गए और टेबल पर बैठे। सौरभ किसी से फोन पर बहुत बिजी था। फिर सौरभ ने दोनों को खाना ऑर्डर करने को कहा। दोनों ने खाना ऑर्डर किया और खाने का इंतजार करने लगी। उतने में सौरभ चेयर से उठा और बोला, तुम लोग बैठो, मैं सरप्राइज लेकर आता हूँ। ये कहकर सौरभ बाहर गया। इधर प्रिया और जानवी खुश हो रही थीं और सोच रही थीं कि क्या हो सकता है जो सौरभ लेने गया है। सौरभ को बाहर गए हुए समय हो चुका था। जानवी और प्रिया दोनों सौरभ की राह देख रहे थे। देखते देखते वेटर खाना लेकर आ गया और बोला, मैम आपका ऑर्डर। प्रिया, रख दीजिए और आप जाइए, हम खुद सर्व कर लेंगे। उतने में सौरभ आता हुआ दिखाई देता है
और उसके साथ में एक लड़की भी होती है। वो दोनों टेबल के नजदीक आते हैं तो प्रिया और जानवी खड़ी हो जाती हैं और चेहरे पर उनके कई सवाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी। प्रिया, भाई ये कौन है और तुम इतने समय से कहाँ थे? तभी सौरभ मुस्कुराता हुआ बोलता है, अरे पहले बैठो तो सही तुम लोग। सौरभ की ये आवाज सुनकर सब बैठ जाती हैं। तब सौरभ बोलता है कि ये आराध्या है, ये मेरे स्कूल से मित्र रही है और हम कॉलेज भी साथ में ही किए थे, और कब हम एक दूसरे को पसंद करने लगे ये हमें भी नहीं पता चला। सौरभ, प्रिया को तो मैं मिलवाने वाला था, पर जानवी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दिनों मेरी तुमसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और मेरे घर वाले तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तो क्या तुम मेरे परिवार को मनाने में हमारी मदद करोगी? प्रिया, भाई लेकिन। जैसे ही प्रिया बोलने लगती है, जानवी टेबल के नीचे से प्रिया का हाथ पकड़ लेती है और आगे कुछ नहीं बोलने का इशारा करती है। प्रिया फिर चुप हो जाती है और मायूस भी हो जाती है। जानवी, जी सौरभ जी, हम आपकी और आराध्या जी की मदद जरूर करेंगे, हमसे जितना हो पाएगा उतना मदद करेंगे। प्रिया तभी भी चुप रहती है। फिर जानवी प्रिया को मुस्कुराते रहने को कहती है ताकि आराध्या को बुरा ना लगे और सौरभ को भी कुछ पता ना चले। ना चाहते हुए भी प्रिया मुस्कुराती है और आराध्या से बातें करती है। जब जानवी आराध्या और सौरभ को देखती है, साथ में वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हों। आराध्या बहुत खूबसूरत होती है, गोरा रंग और उस पे पीले रंग का सलवार और सफेद रंग का चूड़ीदार कुर्ता, उस पे सफेद रंग का दुपट्टा पहनी हुई होती है। खूबसूरत खुले लंबे बाल जो पूरे सीधे होते हैं। उसको देखकर जानवी सोचती है कि ये तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आराध्या, जानवी और प्रिया सब एक दूसरे से मिलकर बातें कर चुकी होती हैं और सबने खाना भी खा लिया होता है। तभी सौरभ बोलता है, चलो अब चलना चाहिए, माँ राह देख रही होंगी। प्रिया, हाँ अब चलना चाहिए, ये कहकर सब खड़े हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। सौरभ, आराध्या चलो, मैं तुम्हें पहले ड्रॉप कर देता हूँ, फिर हम लोग चले जाएंगे। बाकी दोनों भी आराध्या को बोलती हैं कि ये सही रहेगा। आराध्या मान जाती है और सौरभ के साथ अगली सीट पर बैठकर जाती है और प्रिया और जानवी पीछे आकर बैठ जाती हैं। सौरभ आराध्या को उसके घर पे ड्रॉप करने के बाद प्रिया और जानवी के साथ घर आ जाता है। माँ सबका इंतजार कर रही थी। इन तीनों के घर के अंदर जाते ही वैसे ही माँ पूछती है, कैसा रहा तुम लोग का डिनर? सौरभ, बहुत बढ़िया। जानवी और प्रिया दोनों चुप रहती हैं और फिर बोलती हैं, माँ हम दोनों सोने जा रहे हैं, बहुत नींद आ रही है और मुझे बहुत थकावट सी लग रही है। कविता, ठीक है बेटा जाओ। सौरभ, गुड नाइट माँ। कविता, गुड नाइट बेटा। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात काफी हो गई थी, इसलिए वेदांत और दादी दादू सोए होते हैं। प्रिया और जानवी दोनों कमरे में आती हैं और दोनों बहुत उदास दिखाई दे रही होती हैं। प्रिया, क्या जानवी, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? जानवी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुमने देखा नहीं, आराध्या और सौरभ साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। प्रिया, लेकिन जानवी, बस लेकिन कुछ नहीं, जाओ चेंज करके सो जाओ। फिर प्रिया चेंज करने चली जाती है। जानवी वहीं बैठी सोचती रहती है और उसका मन बहुत उदास हुआ रहता है। प्रिया चेंज करके आती है और जानवी को भी चेंज करके आने को कहती है। जानवी प्रिया की बात सुनकर चेंज करके सोने चली जाती है। सुबह होती है और सब जाग चुके होते हैं। प्रिया सुबह उठती है और देखती है कि जानवी उठी हुई है। जब वो जानवी से पूछती है कि तुम कब उठी, तो जानवी बोलती है, बस अभी। लेकिन जानवी के चेहरे से लग रहा था जैसे वो रात भर सोई ही ना हो। फिर दोनों फ्रेश होकर नीचे जाती हैं और देखती हैं कि नाश्ते की टेबल पर सब बैठे हुए हैं। प्रिया भी सबके साथ जाकर बैठ जाती है और जानवी किचन में कविता की मदद करने के लिए चली जाती है। कविता और जानवी सारा नाश्ता लेकर टेबल पर रख देती हैं और सब खाना खाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सौरभ, जानवी, प्रिया, आज मैं पापा से आराध्या के बारे में बात करूंगा, तो तुम दोनों मेरे तरफ से सिफारिश करना। जानवी मुस्कुराकर, जी जरूर। प्रिया, ओके भाई। सौरभ कविता को किचन में जाकर आराध्या के बारे में बताता है और कविता ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। सौरभ, हाँ माँ, लेकिन आराध्या राजपूत है और हम ब्राह्मण हैं। कविता ये सुनकर सोचने लगती है कि वेदांत मानेंगे या नहीं।
फिर सौरभ कविता के साथ हॉल में आ जाता है जहाँ दादी दादू बैठे होते हैं। सौरभ ये बातें दादी दादू को बताता है। दादू ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, ये सही नहीं है सौरभ। सबके बहुत मनाने पर दादू भी मान जाते हैं और सबको अब वेदांत को मनाने का डर लगा रहता है, क्योंकि आज तक सौरभ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे वेदांत गुस्सा हो। सौरभ बिल्कुल वैसा ही रहा था जैसा वेदांत चाहता था। शाम हो गई होती है, वेदांत का आने का समय हो गया होता है। सौरभ भी अपने काम से आ गया होता है और कविता के साथ बैठा होता है। सारा परिवार वहाँ हॉल में एक साथ बैठकर वेदांत के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उतने में वेदांत आते हैं और सबको साथ देकर पूछते हैं, क्या बात है, आज पूरी मंडली एक साथ? सौरभ, हाँ पापा, वो। वेदांत, क्या मैं वो? कुछ कहना चाहते हो तो साफ साफ कहो। सौरभ, पापा मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम आराध्या है और वो एक राजपूत परिवार से है। वेदांत ये सुनकर चुप रहते हैं। जानवी, और सर, आराध्या बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे मिली हूँ और सर, आजकल कास्ट कोई नहीं देखता। कविता, और सौरभ ने आज तक आपको किसी चीज की शिकायत नहीं होने दी। आज आप एक बात नहीं मान सकते। प्रिया, हाँ पापा। दादी दादू, हाँ बेटा, और अब तो ये सब देखा भी नहीं जाता कि कौन क्या कास्ट है। वेदांत फिर भी चुप बैठे सुन रहे होते हैं। सब वेदांत को चुप देखकर डरे होते हैं। तभी वेदांत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, मैं तुम सबकी बातों से सहमत हूँ और बहुत खुश हूँ कि आप सब एक साथ एक दूसरे की खुशी के बारे में इतना सोचते हो। सब वेदांत की बातों के बाद खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। वेदांत, तो कब मिलवा रहे हो हमारी बहू से? सौरभ, जी आप जब चाहो। कविता, फिर उसके परिवार से ही मिल लेते हैं। दादू, हाँ सौरभ, तुम बोल दो आराध्या को कि परिवार वालों को कल ही भेज दे। सौरभ, जी दादू। दादी, चलो अंत भला तो सब भला। दादी की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सौरभ आराध्या को फोन लगाकर सारी बात बताने लगता है और कल पूरे परिवार के साथ आने को कहता है। आराध्या ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रात को सब फिर नाश्ते की टेबल पर मिलते हैं और नाश्ता करके सोने चले जाते हैं। सुबह बहुत सारी तैयारी हो रही होती है। आज वेदांत भी छुट्टी लिए होते हैं। प्रिया और जानवी किचन में कविता की मदद कर रही होती है। दादी पूजा कर रही होती हैं और दादू तैयार होकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। कुछ 12 बज रहे होते हैं तो आराध्या और उसकी पूरी फैमिली सौरभ के घर आती है। सब शादी की बातें करते हैं। सौरभ उधर आराध्या को घर दिखाने ले जाता है तो उधर प्रिया उन दोनों से मिलती है और सौरभ को परेशान करते हुए कहती है, प्रिया, भाई ये 2 हंसों का जोड़ा ऊपर घूमने आए हैं। ओहो, फिर तो मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। उसकी बातें सुनकर सौरभ आराध्या मुस्कुराने लगते हैं और फिर तीनों नीचे आते हैं तो देखते हैं सब शादी के लिए मान गए हैं और अब सगाई की तारीख तय कर रहे होते हैं। दोनों की सगाई की तारीख 2 दिन बाद ही निकलती है। देखते देखते सौरभ और आराध्या की सगाई भी हो जाती है। जानवी को आए हुए भी लगभग 2 महीने होने वाले थे। तभी जानवी को उसकी माँ का फोन आता है। जानवी की माँ, हेलो बेटा जानवी, आप कैसी हो बेटा? जानवी, हम ठीक हैं माँ। जानवी की माँ, बेटा आपको उदयपुर आना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आपको सारी सच्चाई पता चले। टिकट करवा दिया है हमने। वहाँ से आपको आपके चचेरे भाई और भाभी के साथ आना है। वो भी वही हैं, कुछ काम से गए हुए थे। आपके भाई का नाम युवराज है और भाभी का नाम पूनम है। जानवी, जी माँ, जैसा आप कहें। जानवी की माँ सारी बातें जानवी से करने के बाद फोन रख देती है। जानवी सारी बातें पूरे परिवार को बताती है। सबको जानवी की आदत हो गई थी, इसलिए ये बातें सुनकर सब उदास हो गए थे। अगले दिन जानवी अपने कपड़े पैक करके नीचे आ जाती है और सबसे अलविदा लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। उसे छोड़ने के लिए सौरभ जाता है। युवराज और पूनम जानवी को स्टेशन पर ही मिलने वाले होते हैं। जानवी और सौरभ भी स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां जाकर दोनों युवराज और पूनम से मिलते हैं। उसके बाद कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और तीनों सौरभ से अलविदा लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। सौरभ भी वहां से वापस आने के लिए निकल जाता है। ट्रेन में जानवी और पूनम की अच्छी दोस्ती हो जाती है और युवराज भी बहुत मस्ती करने वाला होता है, इसीलिए जानवी युवराज को भी बहुत पसंद आता है
और जानवी युवराज को भैया और पूनम को भाभी कहकर बुलाती है। तभी युवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जानवी, क्या हुआ भैया? युवराज, जानवी, हम 3 भाई हैं पर हमारी एक भी बहन नहीं है और आज आपसे मिलकर मुझे वो अधूरापन भी पूरा हो गया। जानवी ये सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि हम तो हमेशा से आपकी बहन थे, काश हम साथ ही रहते और बचपन भी साथ ही बिताते। जानवी की बातें सुनकर युवराज धीमी आवाज में कहता है कि अच्छा हुआ आप साथ नहीं रहती थी, नहीं तो हम आपको भी खो देते। जानवी युवराज से पूछती है, भैया आपने कुछ कहा? तो युवराज कहता है कि कुछ नहीं। तीनों बात करते करते उदयपुर पहुंचने वाले होते हैं। उदयपुर, जानवी उदयपुर पहुंच जाती है और तीनों घर पहुंचते हैं। जाकर जानवी सबसे पहले अपनी माँ से मिलती है और फिर माँ से पूछती है कि माँ, क्या बात हो गई जो आपने इतनी जल्दीबाजी में बुलाया? उतने में जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है और जानवी माँ के साथ बाहर आ जाती है तो देखती है एक इंसान चिल्ला रहे हैं और बाकी सब सुन रहे हैं। जानवी ने पूछा, ये कौन है? जानवी की माँ, आपके पिता भूपेंद्र सिंह राजपूत। ये सुनकर जानवी शॉक हो जाती है और उन्हें एक नजर से देखती रहती है। फिर भूपेंद्र वहाँ से चले जाते हैं। तभी जानवी हॉल में आती है और सब जानवी को देखते हैं। जानवी के एक चाची और चाचा थे जिनके 2 बेटे थे, एक मान सिंह राजपूत और दूसरा युवराज राजपूत। दोनों की शादी हो गई थी। एक की पत्नी का नाम देसा और दूसरी की पत्नी का नाम पूनम था। और फिर जानवी एक और औरत को देखती है जो काफी खूबसूरत होती है। जानवी उनसे मिलती है और युवराज से पूछती है कि ये कौन है? युवराज, ये वो भूपेंद्र ताऊ जी की पत्नी और हमारी छोटी चाची यानी कि ताई जी हैं। तभी एक लड़का जिसकी उम्र कुछ 18 साल होती है वो आता है और देखता है कि एक लड़की खड़ी है और बाकी लोग उसको घेरे हुए खड़े थे। जानवी भी उसे देखती है और फिर युवराज से पूछती है कि ये कौन है? तभी युवराज, ये हमारा छोटा भाई ऋषि सिंह राजपूत है और ये ताऊ जी का बेटा है। ये सब देखकर और सुनकर जानवी बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ के पास कमरे में आ जाती है और पूछती है कि माँ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जानवी की माँ, हम शादी करके आए थे तब तुम्हारी ताई जी पेट से थी और उनको एक बच्ची हुई। उस समय घर पर ही बच्चे हुआ करते थे। कुछ दिनों बाद बच्ची नहीं रही। हमें लगा कि बच्ची को कुछ हो गया और वो नहीं बच पाई, पर ऐसा नहीं था कि तुम्हारी बुआ पेट से थी और यहाँ आई हुई थी, तभी उन्हें भी बच्ची हुई और वो भी कुछ दिनों बाद ही मर गई। सब उसे एक दुर्घटना समझकर भूल गए थे। तभी मैं एक दिन ऊपर खड़ी थी और नीचे आपके पिता खड़े थे जिनके पास दाई माँ खड़ी थी और बोल रही थी, आगे से बच्ची को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दवाई खाने से पहले ही पता चल जाएगा कि बेटा है या बेटी। तब मुझे सब समझ आ गया था कि बच्ची मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। ये सब बातें सुनकर मैं बहुत हैरान थी। भूपेंद्र हमसे प्यार करते थे लेकिन हमें समझ में आ गया था कि उन्हें बेटी नहीं पसंद थी। फिर कुछ साल बाद ही मान सिंह और युवराज का जन्म हुआ था और उनके 1 साल बाद हमारी तबीयत खराब हुई और दाई माँ आई और उन्होंने बताया कि हम माँ बनने वाले हैं। ये सुनकर घर वाले बहुत खुश हो गए थे और भूपेंद्र भी बहुत खुश थे। भूपेंद्र हमारे पास आए और बोले कि आप हमें वंश देंगी। ये कहकर वो नौकरों में पैसे बांटते हैं और बोलते हैं कि हमारा बेटा आने वाला है, सब मिठाई खा लेना। 3 महीने बीत जाते हैं। तभी हम दाई माँ को अपने पास बुलाए और वो दवाई हमने खुद ही खा लिया। कुछ ही देर में दाई माँ ने हमारे चेहरे को देखकर बता दिया कि हमारे पेट में बेटी है। ये सुनकर हम बहुत घबरा गए और दाई माँ को किसी को ना बताने की कसम दी। कुछ दिन और बीत गए और मैं नीचे वाली सीढ़ी पर सो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी सारे घर वाले वहाँ आ गए और भूपेंद्र हमें कमरे में ले गए। तभी दाई माँ आई और सबको उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा अब नहीं रहा। सब ये सुनकर दुखी होकर चले गए। दाई माँ को हमने ही झूठ बोलने को कहा था। फिर हम कुछ कुछ बहाने करके भूपेंद्र से लड़ाई कर लिया करते थे और एक दिन हमने उनसे तलाक लेने की बात की। वो भी बहुत गुस्से में थे तो भी मान गए। तभी हम घर छोड़कर दिल्ली चले गए और तलाक की तारीख पर उदयपुर चले आया करते थे। आपके बारे में हमने किसी को कुछ नहीं बताया था और आपको हमने सबसे छुपाकर पाला। आज तक हमारी तलाक की कार्यवाही खत्म ही नहीं हुई क्योंकि भूपेंद्र इस रिश्ते को खत्म करने ही नहीं देते थे। उसी बीच भूपेंद्र ने दूसरी शादी भी की
जिससे उन्हें ऋषि मिला। अब हमें आपको यहाँ इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि भूपेंद्र को आपके बारे में सब पता चल गया था और उन्होंने आपको यहाँ बुलाने को कहा और धमकी भी दी कि अगर आप यहाँ आ जाएंगी तो सुरक्षित रहेंगी, नहीं तो वहाँ आपके साथ कुछ भी करवा दिया जा सकता है। हम डर गए थे और आपको यहाँ बुला लिए। जानवी सारी बातें बहुत शांत होकर सुनती रहती है और वो अपने पिता के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, आपने हमें इससे पहले क्यों नहीं बताया। तब जानवी की माँ कहती है कि हम नहीं चाहते थे कि आप पूरी जिंदगी इस डर के साथ बिताएं। ये सुनकर जानवी भावुक हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी बाहर से युवराज और पूनम और साथ में दिशा दरवाजे पर आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं। जानवी की माँ, हाँ बेटा बिल्कुल आइए। सब जानवी के साथ बैठकर बातें करते हैं और फिर देखते देखते शाम हो जाती है। भूपेंद्र बाहर से घर आते हैं और आते ही हॉल में जानवी से टकरा जाते हैं और जानवी को देखकर पूछते हैं, कौन है ये। वहाँ खड़ा ऋषि बोलता है कि ये जानवी दीदी है। तब भूपेंद्र चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और ऋषि जानवी के पास जाता है और बहुत अच्छे से बात करता है जैसे कि अपना भाई हो और उसकी माँ भी बहुत अच्छी होती है। जानवी उसकी माँ को छोटी माँ कहकर बुलाती है और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और जानवी को अपनी बेटी समझती है। तभी अंदर से भूपेंद्र वापस आते हैं और सबको हॉल में बुलाते हैं और बताते हैं उन्होंने जानवी की शादी के बारे में पहले से सोच रखा है। ये सुनकर सब भूपेंद्र को देखने लगते हैं पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि भूपेंद्र से सवाल करें। जानवी शादी नहीं करना चाहती है पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। तभी भूपेंद्र बताते हैं कि उनका मित्र जो दिल्ली में ही रहते हैं, जिनका नाम विक्रम सिंह रघुवंशी है, जानवी का विवाह उन्हीं के बेटे के साथ तय किया है। जानवी की शादी भूपेंद्र के लिए सिर्फ एक बिजनेस डील होता है। तभी जानवी के दिमाग में आता है कि ये तो उसके कॉलेज के सीनियर की बात कर रहे हैं जो कॉलेज का छात्र नेता भी है और उसी के कारण वेदांत सर परेशान रहते थे। कुछ ही दिनों बाद जानवी की शादी की तैयारी होने लगती है और दिल्ली के विक्रम अपने पूरे परिवार के साथ उदयपुर आ जाते हैं। उनके बेटे का नाम आदित्य सिंह रघुवंशी है और उनकी पत्नी का नाम कौशल्या और उनकी बेटी का नाम कीर्ति और उनके पिता नहीं थे और उनकी माँ का नाम शैलजा है। सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। आदित्य भी शादी नहीं करना चाहता था। अपने पिता से जाकर बोलता है, आदित्य डैड मुझे शादी नहीं करनी है, समझ रहे हो आप। विक्रम, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ये शादी हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। विक्रम आदित्य की एक बात भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। आज दोनों की सगाई है। आदित्य की छवि जानवी की नजर में बिल्कुल बिगड़ा हुआ बदतमीज लड़के जैसी होती है और आदित्य की नजरों में जानवी की छवि एक अजीब दिखने वाली देहाती लड़की जैसी होती है। लेकिन जब आदित्य सगाई में जानवी को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, पर जानवी उसे देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि वो उसको कॉलेज से ही जानती है और जो लोगों ने आदित्य के बारे में बोला होता है उसे ही सच मानकर बैठी होती है। पर आदित्य के साथ ऐसा नहीं था। आदित्य कॉलेज में जानवी से नहीं मिला था और जानवी को पहली नजर में देखते ही उसको जानवी से प्यार हो जाता है और जानवी उसे अच्छी लगने लगती है। फिर ऋषि जानवी का हाथ पकड़कर आदित्य के पास लाता है और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। ऋषि फिर तभी से आदित्य को जीजू जीजू बुलाने लगता है। ऋषि जानवी को बिल्कुल अपनी बहन और जानवी भी उसे अपना भाई मानने लगी थी। सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसी बीच ऋषि आता है और आदित्य से बोलता है कि जीजू सुनिए। आदित्य मुस्कुराकर, जी हाँ साले साहब बोलिए। ऋषि, अगर हमारी दीदी को इतना सा भी तकलीफ हुआ ना तो आपकी खैर नहीं, ऐसे ही वो हमें इतने दिन बाद मिली है। ये सुनकर आदित्य पूछता है, इतने दिन बाद मतलब पहले जानवी कहीं और रहती थी। तभी भूपेंद्र अपनी दूसरी पत्नी को इशारा करते हैं कि ऋषि को वहां से हटाओ और खुद आकर बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं, वो जानवी पढ़ने के लिए दिल्ली गई थी। उसी बीच आदित्य को पता चलता है कि जानवी भी उसी के कॉलेज में थी। ये जानकर वो समझ गया था कि जानवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होगी क्योंकि पूरे कॉलेज में आदित्य बहुत बदनाम था। और फिर फंक्शन खत्म हो जाता है और सब आराम करने चले जाते हैं। एक दिन शादी की खरीदारी के लिए भूपेंद्र और विक्रम का पूरा परिवार जाता है
और साथ में आदित्य और जानवी भी जाते हैं। सब खरीदारी में बहुत व्यस्त होते हैं। तभी आदित्य जानवी को कहता है कि क्या तुम सामने दिख रही कॉफी शॉप में मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? जानवी गुस्से में, जी नहीं, हम आपके साथ में तो मरना भी नहीं पसंद करेंगे और आप कॉफी पीने की बात कर रहे हैं। आपके साथ शादी करना सजा है हमारे लिए, पर क्या करें, मजबूरी है। ये कहकर जानवी दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी बातें सुनकर आदित्य उसकी नफरत और नापसंदगी का कितना लेवल है ये समझ जाता है और थोड़ा मायूस भी हो जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराता है और सोचता है कि मेरे बारे में तो लड़कियां ऐसा ही सोचेंगी कि अमीर बाप का बिगड़ा बेटा हूँ। उसके बाद जब तक सबकी खरीदारी नहीं हो जाती है तब तक वो जानवी को एक नजर से देखते रहता है। उतने समय तक उसकी नजर बिल्कुल इधर उधर नहीं हुई। सब खरीदारी करके वापस घर आ गए। आज जानवी और आदित्य की शादी का दिन है। सब बहुत खुश होते हैं और शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जानवी एक कोने में कुर्सी पर बैठी होती है। तभी ऋषि की नजर उदास बैठी जानवी पर जाती है। ऋषि, दीदी आप पापा से नाराज हैं क्या? जानवी, नहीं तो। और ये कहकर ऋषि को अपने पास बिठा लेती है और कहती है कि आपको पता है, हमें लगता था कि हमारा कोई नहीं है, इसीलिए हम बहुत उदास रहते थे, लेकिन जब से हमें पता चला कि हमारा इतना बड़ा परिवार है तब से हम बहुत खुश हैं और हमें सबसे बहुत प्यार है, खासकर आपसे, क्योंकि आप हमारे सबसे अच्छे भाई हैं। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगता है। फिर देखते देखते रात हो जाती है और उधर से विक्रम और पूरे परिवार और मेहमान के साथ बारात लेकर निकलता है। तभी भूपेंद्र, सुनो सब तैयारी हो गई है ना, क्योंकि बारात वहाँ से निकल गई है। सारे परिवार वाले, जी हाँ हो गई है। इधर जानवी को भी दिशा और पूनम तैयार कर देती हैं और उसके साथ बैठी उससे बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ ऋषि, मान सिंह और युवराज जाकर बैठते हैं और सब मस्ती करते रहते हैं। तभी बारात आ गई। सबकी आवाज आती है और तीनों भाई दौड़कर जाते हैं और गेट पर खड़े भूपेंद्र के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बारातियों का स्वागत करते हैं। फिर अंदर आता आदित्य को तीनों भाई रोक लेते हैं। मान सिंह, चलो जीजू, जेबें ढीली करो। युवराज, हाँ चलो जल्दी से 50,000 रुपए निकालो। आदित्य, बिल्कुल नहीं, ये रस्में साली की होती हैं और हमारी कोई साली नहीं है, तो मैं क्यों पैसे दूं? ऋषि, एक तो हम अपनी बहन आपको दे रहे हैं और आप हमें इतना भी नहीं दे सकते हैं। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराता है और देने का वादा करता है। सब अंदर आते हैं और बैठते हैं। पंडित जी फिर दूल्हा दुल्हन को मंडप में बुलाते हैं। फिर आदित्य मंडप में आकर बैठ जाता है और जानवी को देखने को उत्सुक होता है। फिर जानवी को लेकर दिशा और पूनम आते हैं और मंडप में बैठाते हैं। आदित्य एक टक से सिर्फ जानवी को देखते रहता है। उतने में पूनम, शादी के बाद जितना मन हो उतना जानवी को देख लीजिएगा आदित्य जी, अभी रस्मों पर ध्यान दीजिए जरा। और ये कहकर मुस्कुराने लगती हैं। साथ में दिशा भी हंसने लगती है और आदित्य शर्मा जाता है और सर नीचे करके मुस्कुराने लगता है। तभी पंडित जी कन्यादान के लिए माता पिता को बुलाते हैं। भूपेंद्र और जानवी की माँ कन्यादान के लिए आते हैं। जानवी एक नजर से भूपेंद्र को देखती रहती है और सोचती है कि आज तो वो एक पिता बनकर रस्मों को पूरा करेंगे, लेकिन भूपेंद्र आज भी एक बार भी जानवी की तरफ नहीं देखते हैं और रस्मों को पूरा करके चले जाते हैं। ये देखकर जानवी बहुत दुखी हो जाती है। जानवी को दुखी देखकर उसके भाई सारे उसके पास आ जाते हैं और उससे कुछ बोलकर उसको हंसाने की कोशिश करते हैं। देखते देखते शादी संपन्न हो जाती है और फिर दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर दोनों भूपेंद्र के पास जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तभी वहाँ खड़ा विक्रम कहता है, आज से ये हमारी बहू है, बस आज भर गले लगाकर लाड कर लीजिए। तभी भूपेंद्र उसे गले लगाते हैं और गले लगकर जानवी रोने लगती है। फिर भूपेंद्र उसका पीठ थपथपाते हैं और चुप होने को कहते हैं। फिर पूनम दोनों को ले जाती है और नाश्ते की टेबल पर बैठा देती है। सारे बाराती खाना खाकर वापस होटल जा चुके होते हैं। फिर पूरा परिवार साथ में बैठकर नाश्ता करता है। कुछ ही देर बाद ही विदाई का समय हो गया। फिर सब बाहर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। जानवी एक एक करके पूरे परिवार से मिलती है और फिर वहाँ खड़े भूपेंद्र की तरफ देखती है, पर भूपेंद्र उसकी तरफ पीठ करके किसी से बात कर रहे होते हैं। जानवी के पूरे परिवार की आंखों में आंसू होते हैं और ऋषि तो जोरों से आवाज करके रो रहा होता है।
तभी जानवी उसे चुप कराती है और पीछे से आदित्य, क्या साले साहब, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ही विदाई हो रही है। ये सुनकर वहाँ खड़े हुए पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर सबसे अलविदा लेकर जानवी आदित्य के साथ होटल पे आ जाती है। वहाँ सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आदित्य और जानवी को कीर्ति उनके कमरे के पास छोड़कर आ जाती है। जाते ही दोनों बेड पर बैठते हैं और दोनों बहुत थके होते हैं। जानवी बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर कपड़े चेंज करने चली जाती है और चेंज करके सो जाती है। फिर आदित्य भी बेड के दूसरी तरफ चेंज करके सो जाता है। सुबह होती है और आदित्य और जानवी पूरे परिवार के साथ दिल्ली जाने वाले थे। सब वहाँ से सामान पैक करके रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि वहाँ मान सिंह और उसकी पत्नी दिशा खड़ी रहती है। सामान उठाकर वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जानवी का पूरा परिवार जानवी को छोड़ने आया हुआ है। ऋषि तो दौड़कर जानवी के पास आकर जानवी को गले से लगा लेता है। वहाँ बस भूपेंद्र नहीं थे और पूरा परिवार वहाँ था। जानवी सबको देखकर बहुत खुश हो जाती है और सबके गले मिलती है। आदित्य, लोजी बेटी के सामने दामाद की तो कोई इज्जत ही नहीं है। सब आदित्य की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और युवराज, आइए जीजू, आपसे भी गले में लेते हैं। इतना कहकर युवराज आदित्य के गले लग जाता है। तभी आदित्य, अरे दूर हटिए साले साहब, किस विस मत कर लीजिएगा, उसके लिए अब हमारी पत्नी है। ये सुनकर युवराज क्या जीजू आप भी? और आदित्य की बातें सुनकर जानवी गुस्सा हो जाती है पर कुछ नहीं बोलती है। इतने में ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर रुक जाती है। जानवी और आदित्य और पूरा परिवार सबसे अलविदा लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन वहाँ से खुल जाती है और सब दोनों को अलविदा करके घर लौट जाते हैं। वहाँ जानवी और आदित्य घर पहुँच जाते हैं। आदित्य का घर बहुत बड़ा होता है। सब थके होते हैं, इसीलिए अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। विक्रम के घर की नौकरानी का नाम सुजाता है और वो घर की नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए होने वाली रस्मों की तैयारी करके रखती है। तभी सब फ्रेश होकर नीचे आते हैं और रसोई पूजन का रस्म होता है जिसमें जानवी सबके लिए खीर बनाती है और सबको खीर बहुत पसंद आती है। सब खुश होकर जानवी को अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं। कीर्ति, भाभी सच में भाई की तो किस्मत चमक गई, जिसको आप जैसी पत्नी मिली है। ये सुनकर जानवी मुस्कुराती है और आदित्य को तो मानो खुशी हो जाता है। सब फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सुजाता भी जानवी से मिलकर बहुत खुश होती है। देखते देखते शादी के 1 महीने बीत जाते हैं, लेकिन आज भी जानवी आदित्य से एक शब्द बात नहीं करती है। एक दिन आदित्य जानवी के पास जाता है और बोलता है, आदित्य, जानवी शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए, तो मैं सोच रहा था कि मेरे दोस्त तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? वहाँ मेरे दोस्त भी अपनी पत्नियों के साथ आएंगे। जानवी आदित्य के साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों डिनर पर जाते हैं और सबसे मिलते हैं। सबको जानवी बहुत पसंद आती है। जानवी की तारीफ सुनकर आदित्य बहुत खुश हो जाता है। एक दिन जानवी देखती है कि आदित्य अपनी माँ के साथ किचन में खड़ा काम कर रहा था और जानवी जाती है। किचन में तो वो और माँ और जानवी का हाथ पकड़कर बाहर सोफे पर बैठा देता है। उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाता है। बाहर बैठी कौशल्या मुस्कुराकर बोलती है, ये आदित्य ऐसा ही है, जब मुझे अकेले काम करते देखता है तो मेरी मदद करने आ जाता है। जानवी, माँ आज सुजाता नहीं आई है क्या? कौशल्या, नहीं बेटा, आज उसकी बेटी के स्कूल में मीटिंग है और उसको बुलाया गया है। जानवी, अच्छा, अच्छी बात है, सुजाता अपनी बेटी को पढ़ा रही है। ये सुनकर कौशल्या बताती है कि सुजाता की बेटी का स्कूल एडमिशन आदित्य ने ही कराया है और आदित्य ही पैसे देता है, और तुम्हें ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो और उसके बारे में सब जानने का हक रखती हो। तभी आदित्य पूरा खाना लेकर नाश्ते की टेबल पर रखता है और सबको खाने के लिए बोलता है। फिर सब साथ बैठकर खाते हैं। दूसरे दिन जानवी दादी के पास बैठी होती है। तभी कहीं से आदित्य आता है और जानवी को वहाँ देखकर दादी के पास आकर बैठ जाता है। जानवी उसे नाराज नजरों से देखती है और वो मुस्कुराता हुआ जानवी को देख रहा होता है और फिर दादी के पैरों के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, आदित्य, दादी, पहली नजर में भी प्यार हो सकता है क्या? और ये पूछते वक्त वो सिर्फ जानवी को देख रहा होता है। दादी,
हाँ बेटा, और तुम्हारे दादाजी ने तो की थी। उन्होंने हमें मंदिर में देखा था और अगले ही दिन रिश्ता भेज दिया। आदित्य, वहाँ मेरे दादू कमाल के थे। ये सुनकर जानवी वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर दादी को आदित्य अपने कमरे तक जाकर छोड़ देता है। जानवी एक दिन आदित्य से हिम्मत करके पूछती है, जानवी सुनिए। ये सुनकर आदित्य बहुत खुश होता है और जानवी से कहता है, आदित्य जी बोलिए। जानवी, ये कॉलेज में आप गुंडागर्दी क्यों करते रहते हैं? आदित्य जानवी की ये बात सुनकर मुस्कुराता है और बोलता है, आदित्य मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं तो डॉक्टर सेन, जो कि दिल्ली के नंबर 1 हार्ट सर्जन हैं, उनके अंडर पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। अब तो मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और मुझे उसी हॉस्पिटल से ऑफर भी आया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले मैं थोड़ा मनमानी किया करता था कॉलेज में, पर वहाँ से पास होने के बाद नहीं। ये सुनकर जानवी, फिर सब आपके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? आदित्य, तुम सीधी हो। जिनका नाम होता है वो सुधर भी जाए तो लोग उसे बदनाम ही करते रहते हैं और मेरे नाम का इस्तेमाल करके सब अपना काम निकलवाते हैं। ये सुनकर जानवी सोचती है कि वो बेवजह ही आदित्य को गलत समझ रही थी। आदित्य, और कुछ मैडम? जानवी, नहीं आदित्य। फ्रेंड्स? जानवी, ओके फ्रेंड्स। देखते देखते 6 महीने बीत गए। इतने दिन आदित्य के साथ रहकर जानवी देखती है कि जानवी ने जो जो सुना था आदित्य के बारे में वो सब गलत होता है। अब उसे आदित्य थोड़ा पसंद आने लगा था। 2 दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। कौशल्या, आदित्य जाओ बहू को शॉपिंग करा लाओ। 2 दिन बाद करवा चौथ है, जो भी चाहिए बहू को दिला देना। आदित्य, जी माँ। फिर कौशल्या जानवी को आदित्य के साथ जाने को कहती है। जानवी और कीर्ति की अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए जानवी कीर्ति को भी साथ चलने को कहती है। आदित्य, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों आओ जल्दी से। दोनों तैयार होकर बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि आदित्य किसी लड़की से बात कर रहा है। तभी कीर्ति, अरे ये तो अहाना है। जानवी, कौन अहाना? कीर्ति, अरे भाई की गर्लफ्रेंड थी, पर पता नहीं 2 साल से गायब थी और भाई को पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। अचानक से चली गई थी, यहीं सामने रहती है। फिर दोनों आदित्य के पास जाते हैं और आदित्य आहाना से जानवी और कीर्ति से मिलवाता है। आदित्य, आहाना भी हमारे साथ शॉपिंग पे जाएगी। कीर्ति, ओह ओके। जानवी चुप रहती है और फिर आदित्य सबको गाड़ी में बैठने को बोलता है। तभी सबसे पहले आहाना आगे वाली सीट पर आदित्य के साथ बैठ जाती है। ये देखकर जानवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कीर्ति के साथ पीछे आकर बैठ जाती है। सब मॉल जाते हैं और वहाँ से कपड़े और सारा सामान खरीद लेते हैं, लेकिन जानवी सिर्फ पूजा का सामान लेती है और कपड़े नहीं लेती है। आदित्य, तुमने कपड़े नहीं लिए? जानवी गुस्से में, आपको मतलब? आदित्य, अरे माँ ने कहा था ना कपड़े लेने हैं। जानवी, माँ ने कहा था कि शॉपिंग पर ले जाओ और आप ले आए। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। जो हमें लेना होगा हम ले लेंगे। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देख जानवी और गुस्सा हो जाती है। फिर सब शॉपिंग से वापस आ जाते हैं। सब घर पहुँचते हैं और आहाना सबको बाय बोलकर घर चली जाती है। वो वहीं बगल वाले घर में रेंट पर रहती है। तीनों घर के अंदर जाते हैं तो कौशल्या, आ गए सब? सामान दिखाओ क्या क्या लाए। कीर्ति अपना ड्रेस दिखाती है और वहाँ से अपने ड्रेस लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कौशल्या, बेटा जानवी तुम दिखाओ। जानवी, जी। और सारी पूजा की चीजें दिखाती है। सब देखकर कौशल्या, तुमने कपड़े नहीं लिए? जानवी, नहीं माँ, वो हमारे पास नए कपड़े हैं, हमें नए कपड़े नहीं चाहिए। ये सुनकर कौशल्या आगे कुछ नहीं बोलती है। वो देखती है कि जानवी का मूड कुछ ठीक नहीं है। कौशल्या, जाओ दोनों आराम कर लो जाकर। फिर जानवी और आदित्य दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। जाते ही आदित्य, तुमने कपड़े देखे भी नहीं, पर यहाँ से कपड़े ही लेने गई थी ना। जानवी, आपकी दिक्कत क्या है? आप हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। आदित्य, क्यों ना पूछूं, पति हूँ मैं तुम्हारा, इतना भी हक नहीं बनता कि तुमसे कुछ पूछ सकूं। जानवी, जी नहीं, आप उनसे जाकर पूछिए। आदित्य, किससे? जानवी गुस्से में आदित्य के आंखों में आंखें डालकर कहती है, जिसे आप हमारी जगह पर बिठाकर शॉपिंग कराने लेकर गए थे। ये सुनकर आदित्य समझ जाता है कि जानवी को आहाना से जलन हो रहा था। आदित्य, हाँ तो वो सुंदर कितनी है, देखा नहीं तुमने?
कोई भी पास बिठाना चाहेगा उसे। ये सुनकर जानवी रोने लगती है और कहती है कि जाइए फिर उसी के पास। आदित्य फिर जानवी को रोता देख उसके पास जाता है और बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये सुनकर जानवी आदित्य की आंखों में देखती है। फिर आदित्य जानवी के आंसू पोंछता है और बोलता है, पहली नजर में देखने पर पसंद आ गई थी, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगा अकेले। आदित्य, यार सॉरी ना, वो आकर बैठ गई तो मैं क्या करता। जानवी, हटा देते। आदित्य, ओके बाबा, नेक्स्ट टाइम से हटा दूंगा। जानवी, जी नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम उन्हें लेकर नहीं जाएंगे साथ में। आदित्य, जी मैडम जी, समझ गया मैं। फिर जानवी मुस्कुराकर अपना सिर नीचे कर लेती है। फिर आदित्य लंबी सांस लेता है और जानवी को कुछ देर तक देखते रहता है और फिर जानवी के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचता है और फिर जानवी को जोर से गले लगा लेता है और उसके बाद वो सुकून से उसे गले लगाए रखता है। कुछ समय बाद जानवी, चलिए अब हमें जाने दीजिए। आदित्य, नहीं। जानवी, जाने दीजिए प्लीज। आदित्य, थोड़ी देर प्लीज। उतने में कीर्ति, भाभी भाभी। जानवी जल्दी से आदित्य से दूर होती है और दरवाजे को खोलती है। आदित्य धीमी आवाज में, आ गई कबाब में हड्डी। कीर्ति, भाभी ये देखो ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पे। जानवी, बिल्कुल परी है ना आदित्य जी। आदित्य, हम बिल्कुल बंदरिया। ये कहकर आदित्य वहाँ से दौड़कर भागता है। कीर्ति, देखा भाभी, ये कहकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। जानवी, अरे रे संभल कर, ये कहकर हंसने लगती है। फिर करवा चौथ का दिन आ जाता है। सब सुबह से तैयारी करने में व्यस्त होते हैं। तभी जानवी अपने कमरे के पास जाती है। तब उसे आदित्य वहाँ दिखता है जो कुछ कर रहा था। फिर अंदर जाती है और आदित्य से पूछती है, जानवी क्या कर रहे हैं आप। आदित्य, कुछ नहीं, ये कहकर अपने हाथ में पीछे कुछ छिपा लेता है। तभी जानवी उसके पास जाती है और कहती है, जानवी क्या छुपा रहे हैं। आदित्य, कुछ भी तो नहीं। जानवी फिर और पास जाती है और आदित्य की आंखों में आंखें डालकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथों से प्लास्टिक की थैली ले लेती है और हंसते हुए उससे दूर चली जाती है। आदित्य भी मुस्कुराने लगता है और कहता है, आदित्य ये बहुत गलत बात है, जब पास आई हो तो पास ही रहो ना। जानवी, अच्छा जी, चलिए इसमें क्या है, ये भी तो देखें। फिर जानवी बड़ी उत्साह के साथ उसमें अंदर से एक साड़ी निकालती है और वो बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की साड़ी थी। उसे देखकर जानवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दूर खड़ा आदित्य लगातार जानवी को देखता रहता है। जानवी, ये किसके लिए है। आदित्य, अहाना को देने का सोच रहा हूँ। जानवी गुस्से में आदित्य की तरफ देखती है। तभी आदित्य मुस्कुराने लगता है और कहता है, आदित्य, अरे सॉरी बाबा, निश्चित सी बात है कि तुम्हारे लिए लाया हूँ। फिर पास आता है और पीछे से जानवी को पकड़कर बोलता है, बताओ कैसी लगी। जानवी मुस्कुराकर, जी हमें बहुत पसंद आया। फिर दोनों को माँ बुलाने लगती है। फिर दोनों नीचे हॉल में जाते हैं। सारे घर वालों को जानवी बहुत पसंद थी, खासकर विक्रम को। वो अब बोलता था कि मेरी एक नहीं दो बेटी हैं। नीचे आने के बाद जानवी, जी माँ क्या हुआ। कौशल्या, पापा और आदित्य और दादी, कीर्ति को खाना खिला दो और मैं थोड़ा सामान सब देख लेती हूँ। जानवी, जी माँ। सब नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं पर आदित्य नहीं बैठता है और बोलता है कि चलो मैं सबको परोसता हूँ। सबके खाने के बाद जानवी आदित्य को बैठकर खाने के लिए कहती है, लेकिन आदित्य बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। ये कीर्ति सुनती है और बोलती है, माँ भाई ने भी व्रत रखा है। आदित्य, ओए चुप हो जा। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर जानवी, सच में आपने व्रत रखा है। आदित्य कोई जवाब नहीं देता है और मुस्कुराने लगता है। सब समझ जाते हैं कि आदित्य ने भी व्रत रखा है और सब आदित्य की तारीफ भी करते हैं। जानवी, लेकिन जरूरत क्या है। आदित्य, क्यों, मेरी जिंदगी का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है। आज से मैं भी तुम्हारी जिंदगी के लिए करूँगा। और माँ, तुम दोनों नहीं खाओगी तो वैसे भी मुझसे खाया नहीं जाएगा। ये सुनकर जानवी को अच्छा लगता है। शाम हो जाती है और सब चांद को देखकर अपना व्रत खोलते हैं। तभी अहाना आती है और बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। कौशल्या, हाँ बिल्कुल। और सब उसको वहाँ देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं। तभी वो कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे अचानक से गायब होने का एक बहुत बड़ा कारण था। विक्रम, ऐसा क्या कारण था। अहाना, मेरी माँ का देहांत हो गया था और मैं शोक में चली गई थी।
मैंने 2 साल आश्रम में बिताए, अब ठीक लगा और मन शांत हुआ है तो वापस आई हूँ। सब उसे माफ कर देते हैं और सब उसको अंदर बिठाते हैं। फिर वो किचन में खड़ी जानवी के पास आती है और बोलती है और बातें करने लगती है। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे आदित्य आज भी उसी का हो। ये देखकर जानवी को अच्छा नहीं लगता है और वो ये बातें आदित्य को बताती है, लेकिन आदित्य उसको बोलता है कि नहीं, वो बुरी नहीं है, तुम्हें वो पसंद नहीं है, इसीलिए ऐसा लगा तुम्हें। फिर कुछ समय बाद वो आदित्य के साथ होती है और चक्कर खाने लगती है। तभी आदित्य उसे पानी पिलाता है और पूछता है, आदित्य अब तुम ठीक हो? आहाना, हाँ। फिर कुछ समय बाद वो जानवी के पास आती है और बोलती है, जानवी तुम बहुत अच्छी साड़ी पहनी हो, कभी मुझे भी पहनने देना। जानवी, हाँ, और कभी किराए पे हमारे पति को भी आप साथ ले जाइएगा। ये सुनकर आहाना आश्चर्य होकर जानवी को देखने लगती है। तभी जानवी फिर से बोलती है कि अच्छी तरीके से आपने अपना व्रत खोल लिया और किसी को पता भी नहीं चला। करनी पड़ेगी आपकी तारीफ। आहाना मुस्कुराकर, अच्छा तो तुमने देख लिया, चलो अच्छा हुआ। अब मुकाबला बराबरी का होगा और सिर्फ 2 महीने में आदित्य मेरा होगा। जानवी, अच्छा सपना है, चलो आप भी कोशिश करके देख लो। राजपूत हूँ, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगी और आदित्य को तो अब हमसे कोई दूर करके दिखाए। ये कहकर जानवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जानवी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े रहकर सोच रही होती है और बाहर बारिश हो रही होती है। तभी ऋषि का फोन आता है। ऋषि, दी क्या कर रही हैं? जानवी, कुछ नहीं। ऋषि जानवी की आवाज से जान जाता है कि जानवी दुखी है, इसलिए वो बार बार पूछता है। ऋषि के बार बार पूछने पर जानवी सारी बातें बताती है। वो फिर बोलता है कि आप अपनी दोस्त प्रिया दी से मदद लीजिए, शायद वो आपकी कुछ मदद कर दें। फिर ऋषि अपने पिता के पास जाता है और जानवी की जिंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में बताता है। भूपेंद्र सारी बातें चुपचाप सुनते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ जानवी ससुराल में होती है और अपनी मित्र प्रिया को फोन करती है। प्रिया, हेलो मैडम, कैसे याद किया? जानवी, प्रिया हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम हमारी मदद करोगी? प्रिया, हाँ, लेकिन हुआ क्या है? फिर जानवी प्रिया को सारी बातें बताती है और प्रिया मदद करने के लिए मान जाती है और जानवी प्रिया के साथ एक प्लान बनाती है जिससे कि आहाना का सच सबके सामने आ जाए। शाम का समय होता है, सब घर पर ही थे। उसी समय आहाना आती है और सबके साथ ऐसे बैठती है जैसे वो पहले बैठा करती थी और जानवी देख रही थी कि वो सबके लिए एक एक करके अपना बनाने की कोशिश कर रही है। जानवी किचन में होती थी और सुजाता के साथ मिलकर खाना बना रही थी। तभी आहाना पानी के बहाने किचन में आती है और जानवी को ताने मारती है कि ये किचन भी तो एक दिन मेरा ही होना है। जानवी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना बनाती रहती है। आहाना के वहाँ से जाने के बाद सुजाता पूछती है कि भाभी, ये किचन इसका कैसे हो जाएगा? जानवी मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सुजाता, भाभी, अगर कुछ मदद हमारे लायक होगा तो हमें भी बताइएगा और माफ कीजिएगा, मैंने आपकी और आपके भाई की बातें सुन ली। जानवी उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, धन्यवाद सुजाता, तुम्हारी ये बातें तुम नहीं जानती कि मुझे कितनी हिम्मत दे रही हैं। फिर वो किचन से बाहर आती है और सबको खाने की टेबल पर बिठाकर खाना खिलाती है। आहाना को भी कौशल्या खाने को कहती है तो आहाना भी बैठ जाती है, लेकिन वो जानबूझकर आदित्य के बगल में जाकर बैठ जाती है। सुजाता धीमी आवाज में, भाभी, ये तो आपकी जगह पर बैठ गई, आप सबको इसकी सच्चाई क्यों नहीं बता देती हैं? जानवी, कुछ फायदा नहीं है, कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि सबको पहले इस पर भरोसा है और वो बिना अपनी आंखों से सच्चाई देखे नहीं टूटेगा। फिर सब एक साथ हॉल में बैठे होते हैं और विक्रम, मैं सोच रहा था कि जानवी और आदित्य की शादी को 1 साल होने को आया है, तो क्यों ना इसकी सालगिरह पर एक पार्टी का आयोजन किया जाए। कौशल्या, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुनकर आहाना को अच्छा नहीं लग रहा था और वहाँ से खड़ी होती है और जाने लगती है। तभी कौशल्या और दादी उसे रोक लेती हैं और बोलती हैं कि रुको बेटा, तुम भी इस परिवार की सदस्य जैसी हो। ये सुनकर वो वहीं खड़ी रहती है। तभी जानवी आदित्य को घूरती रहती है और फिर आदित्य की नजर जानवी पर जाती है और वो देखता है कि जानवी उसे गुस्से में देख रही है।
तब वो ये महसूस करता है कि उसके बगल में बिल्कुल ही नजदीक अहाना खड़ी है। फिर आदित्य झट से अहाना की तरफ से जानवी की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और जानवी से धीमी आवाज में कहता है, सॉरी यार, मैंने नहीं देखा था, और ये कहकर मुस्कुराता है। लेकिन जानवी उसे देखती है और फिर गुस्से में ही वहां से चली जाती है। आदित्य, अरे यार, कहाँ फंस गया हूँ मैं। चलो भैया, किस्मत खराब तो कुत्ता भी गद्दार। अहाना अपने घर चली जाती है और बाकी सब अपने अपने कमरे में सोने। आदित्य अपने कमरे में जाता है और वहां खड़ी जानवी को पीछे से जाकर गले लगा लेता है। आदित्य, यार तुम क्यों उल्टा सोचती हो? जानवी, वो आपको पाना चाहती है और उसने मुझसे ये कहा। आदित्य, वो मुझे खुद छोड़कर गई थी, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? तुम ज्यादा मत सोचो, उसने बस मजाक किया होगा। जानवी, अगर तुम कहते हो तो यही सही होगा शायद। आदित्य, चलो मुस्कुराओ अब। जानवी मुस्कुराती है, पर अब भी उसके दिमाग में वही चीजें चल रही थीं। फिर आदित्य थोड़ा रोमांटिक मूड में होता है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सब पार्टी की तैयारी में लगे होते हैं। शाम को पार्टी है। जानवी का पूरा परिवार यहाँ आ जाता है। सिर्फ भूपेंद्र के बड़े भाई और भाभी नहीं आते हैं। जानवी सबसे मिलकर बहुत खुश होती है। फिर जानवी प्रिया को भी शाम की पार्टी के लिए आमंत्रित करती है। शाम होने से कुछ समय पहले जानवी देखती है कि भूपेंद्र अहाना से कुछ बातें कर रहे हैं। जानवी ये देखकर थोड़ा आश्चर्य करती है, लेकिन फिर उन बातों को नजरअंदाज कर देती है। कुछ समय बाद जानवी के साथ आदित्य बैठकर बातें कर रहा था। तभी वहाँ ऋषि और युवराज आता है और ऋषि, हटिए जीजू, हमें बीच में बैठने दीजिए। युवराज, हाँ, और 2 दिन हमारी बहन से दूर रहिएगा। हम अकेले में बैठकर उसे सिखाएंगे कि पति को अपनी मुट्ठी में कैसे रखा जाता है। आदित्य, वह देख लो कैसा भाई है तुम्हारा। जानवी बैठी मुस्कुराती रहती है। आदित्य, हाँ बिल्कुल मुस्कुराओ, भाई की बातें तो अच्छी ही लगेंगी। साले साहब, कैसे दुश्मन बने पड़े हो यार। देखते देखते शाम हो जाती है और पार्टी शुरू हो जाती है। लोग आने लगते हैं। तभी प्रिया भी आ जाती है। साथ में वेदांत और कविता भी आते हैं। आदित्य वेदांत से, सॉरी सर, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। वेदांत मुस्कुराता है और कहता है कि अब सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है। अब की दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो गया है। आदित्य, आइए सर, मैम प्लीज। दोनों अंदर जाते हैं। तभी पार्टी में अहाना आती है और आदित्य के पास जाती है और आदित्य से बातें कर रही होती है। पूनम और जानवी तभी देखती हैं। प्रिया और दिशा और युवराज मान सिंह और ऋषि को दिखाती हैं और ये सब जानवी की मदद के लिए प्लान बना चुके थे और साथ में सविता भी जानवी की मदद के लिए उसके साथ थी। सुजाता एक नौकरानी थी, पर अब वो जानवी की अच्छी मित्र भी बन गई थी। कुछ समय बाद आदित्य अपने कमरे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और तभी पूनम अहाना से बातें कर रही थी। पूनम, अरे ये आदित्य जी ऊपर कहाँ जा रहे हैं? जानवी तो नीचे ही है। अहाना, रुकिए, मैं जाकर उसे बताती हूँ कि जानवी नीचे है। ये कहकर वो आदित्य के पीछे जानवी के कमरे में जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। रूम में काफी अंधेरा था। अहाना वहां जाकर पीछे से आदित्य के गले लग जाती है और बोलने लगती है, अहाना, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अंकल ने तुम्हारी शादी उस जानवी से जबरदस्ती करवा दी है। मैं उस जानवी को अपने रास्ते से हटा दूंगी। फिर उसकी ये बात सुनकर आदित्य कहता है कि कैसे करोगी तुम ये? अहाना, मैंने एक डॉक्टर से पूछा था और वो डॉक्टर ने मुझे एक जहर दिया है जिसको देने से जानवी मर जाएगी और सबको लगेगा कि वो बीमारी से मरी है। ये सारी बातें होने के बाद जानवी कमरे में लगे स्विच को दबा देती है और कमरे में रोशनी हो जाती है। तभी अहाना देखती है कि वो आदित्य नहीं, युवराज है और वो ही आदित्य की आवाज में उससे बातें कर रहा था। फिर अहाना देखती है सब पर्दे के पीछे से निकलते हैं। तभी अहाना को और गुस्सा आ जाता है और वो जानवी का जाकर गला पकड़ लेती है। तभी बाथरूम में खड़ा आदित्य, जो सारी बातें सुन रहा था, वो बाहर आता है और अहाना से जानवी को दूर करता है। फिर ऋषि सारे घर वालों को ऊपर बुलाता है और सारे घर वाले ऊपर आदित्य और जानवी के कमरे में आ जाते हैं और फिर ऋषि सबको सारी बातें बताता है। सब ये जानकर हैरान हो जाते हैं। तभी विक्रम, जब तुम खुद आदित्य को छोड़कर चली गई थी तो फिर क्यों उसके पीछे पड़ी हो? ये बात सुनकर अहाना गुस्सा हो जाती है और गुस्से में विक्रम को जवाब देती है
कि मैं खुद नहीं गई थी। ये आदमी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। इसने मुझे मेरे आदित्य को छीन लिया और अब मैं अपने आदित्य को पाकर रहूंगी। सभी लोग भूपेंद्र की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि अहाना भूपेंद्र की तरफ ही उंगली करके ये सारी बातें कर रही थी। तभी भूपेंद्र की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। भूपेंद्र की आंखों में आंसू देखकर भूपेंद्र का पूरा परिवार आश्चर्य करने लगता है। तभी भूपेंद्र, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये लड़की बिल्कुल सत्य बोल रही है। जानवी की माँ को लगता है कि हमें 1 साल पहले पता चला कि जानवी हमारी बेटी है और वो जिंदा है, लेकिन ये बातें हमें कई साल पहले ही पता चल गई थी। और ये बात भी सच है कि पहले हमें बेटियां पसंद नहीं थी और मैं कई बेटियों का गुनहगार बन गया। लेकिन जब हमें जानवी के बारे में पता चला तब हमें जानवी से मिलने का मन किया और हम दिल्ली आए और जानवी को दूर से देखा। तब से हमें जानवी से प्रेम हो गया और हम उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे और उन्हें सारी खुशी देना चाहते थे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर जानवी से मिलें। तब हमें विक्रम से मित्रता हुई और हम आदित्य को देखे और हमने आदित्य को अपनी जानवी के लिए पसंद कर लिया। लेकिन हमें पता चला कि आदित्य किसी से प्रेम करते हैं। तभी हम अहाना को 2 साल पहले ही गायब करवा दिए और जानवी को बुलवाकर 2 साल पहले इन दोनों की शादी करवा दिए। ये कहकर वो हाथ जोड़कर अहाना के सामने खड़ा हो गया और रोने लगा। अहाना गुस्से में भूपेंद्र को धक्का मारती है और भूपेंद्र नीचे गिर जाता है। तभी जानवी दौड़कर भूपेंद्र को उठाती है और रोने लगती है। तब भूपेंद्र जानवी के आगे भी हाथ जोड़ता है और बोलता है कि बेटा, आपसे मिलने के बाद हम आपको गले से लगाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमने इतने पाप किए हैं कि हमें आपसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी। ये कहकर जानवी को अपने गले लगा लेते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। सब ये देखकर भावुक हो गए और सबकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भूपेंद्र आदित्य और सभी परिवार के सदस्यों से माफी मांगता है। सब भूपेंद्र को माफ कर देते हैं और आदित्य अहाना से कहता है कि देखो अहाना, इन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन जो तुम कर रही हो ये भी गलत है। अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि मैं जानवी से प्यार करता हूँ और हमारी शादी भी हो गई है। अहाना, तुमने देखा नहीं उसके पिता ने क्या किया मेरे और तुम्हारे साथ। आदित्य, हाँ उन्होंने गलत किया, लेकिन इसमें जानवी की कोई गलती नहीं है और उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा के लिए उसी का रहूंगा। ये सुनकर अहाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर सब नीचे आ जाते हैं क्योंकि पार्टी में सारे मेहमान आए हुए थे और सब पार्टी का आनंद उठाते हैं। पार्टी खत्म हो जाती है और सब बहुत थके होते हैं। प्रिया और उसका परिवार भी अलविदा लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब सब सही होता है। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन भूपेंद्र और जानवी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जानवी की माँ आती हैं और कहती हैं कि वाह, दोनों बाप बेटी अपने में व्यस्त हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर दोनों मुस्कुराते हैं और फिर जानवी, माँ आप तो उदयपुर चली जाएंगी ना? भूपेंद्र, हाँ बिल्कुल। जानवी की माँ, नहीं हमारी नौकरी है और हम जहाँ रहते थे वहीं रहेंगे। भूपेंद्र, लेकिन जानवी की माँ प्लीज, अब कोई बात नहीं होगी, चलिए सोने चलते हैं। ये कहकर सब खड़े हो जाते हैं और उतने में जानवी की तबीयत खराब हो जाती है। भूपेंद्र जानवी को हॉस्पिटल ले जाता है और जानवी की माँ को सारे घर वालों को बताने को बोलता है। सब हॉस्पिटल जाते हैं तो भूपेंद्र बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि जानवी माँ बनने वाली है। सब भूपेंद्र की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब जानवी को लेकर घर चले जाते हैं। फिर 2 दिन बाद जानवी का सारा परिवार उदयपुर चले जाते हैं और जानवी की माँ दिल्ली में ही जहाँ रहती थी वहीं चली जाती है। कुछ महीने बाद जानवी और आदित्य को एक बेटी होती है और जानवी का पूरा परिवार ये सुनकर बहुत खुश होता है और सारे लोग जानवी और आदित्य की बेटी नित्या से मिलने आते हैं। सब नित्या को लेने के लिए बेकरार थे, पर सबसे पहले उसे भूपेंद्र लेते हैं और बोलते हैं, देखिए विक्रम जी, अब अपने यहाँ ही हम सबका रहने का व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि नित्या के साथ हम जानवी का बचपन भी जीना चाहते हैं। ये बातें सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।